साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज हिंदी कविता पाठ के लिए हमारे बीच में महाराज कृष्ण संतोषी जी, वसंत सकरगाय जी और मालिनी गौतम जी हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं तीनों ही रचनाकारों का आपसे परिचय करवा देता हूं। महाराज कृष्ण संतोषी का जन्म कश्मीर में 1954 में हुआ। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए की शिक्षा प्राप्त की। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं इस बार शायद, जो 1980 में प्रकाशित हुई, और उसके बाद बर्फ पर नंगे पांव, यह समय कविता का नहीं, वितस्ता का तीसरा किनारा, जिसको जो 2005 में प्रकाशित हुई और उस पर पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ। आपका एक कहानी संग्रह हमारे ईश्वर को तैरना नहीं आता प्रकाशित है। इसके अलावा आपकी रचनाएं पहल, साक्षात्कार, समकालीन भारतीय साहित्य, वागर्थ, हंस, आलोचना, कथादेश, विपाशा, जनसत्ता सहित देश की लगभग सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में कविताएं और कहानियां आपकी प्रकाशित हुई हैं। कुछ रचनाओं के अनुवाद अंग्रेजी, पंजाबी, डोगरी, बंगाली और कश्मीरी भाषाओं में भी हुए हैं। प्रमुख कश्मीरी कवियों की प्रतिनिधि कविताओं के हिंदी में आपने अनुवाद किए हैं। आप स्वतंत्र लेखन करते हैं। हम आदरणीय महाराज कृष्ण संतोषी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वसंत सकरगाय जी का जन्म 2 फरवरी 1960 को वसंत पंचमी के दिन हुआ, और हरसूद, जो कि आप सभी जानते हैं कि अब जलमग्न है, और जिला खंडवा मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का आपको दुष्यंत कुमार पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन का वागीश्वरी सम्मान, शिवना प्रकाशन का अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान, अखिल भारतीय भाषा परिषद सम्मेलन द्वारा साहित्यिक पत्रकारिता के लिए संवाद श्री सम्मान, बाल कविता धूप की संदूक केरल राज्य के माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। आपके दूसरे कविता संग्रह पखेरु जानते हैं कि कविता एक संदर्भ भोपाल गैस कांड जन संभाव्य विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2020 से 2024 के लिए चयनित है। आपके दो कविता संग्रह निगहबानी में फूल और पखेरु जानते हैं प्रकाशित हैं और ये काफी चर्चित हैं। मैं बसंत सकरगाय जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ में जन्मी मालिनी गौतम जी का बचपन आदिवासियों के बीच बीता, और उज्जैन से स्नातकोत्तर करने के बाद आप 1994 में गुजरात के सुदूरवर्ती आदिवासी अंचल संतरामपुर में आबसी। मालिनी जी संतरामपुर के महाविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापक हैं। आपकी कविताएं, गजलें, नवगीत, समकालीन भारतीय साहित्य, कथादेश, नया ज्ञानोदय, पाखी, वागर्थ, आजकल जैसी देश की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में बहुत ही सम्मान से प्रकाशित हुई हैं। अभी तक मालिनी गौतम जी के दो कविता संग्रह बूंद बूंद एहसास और एक नदी जामुनी सी प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा एक गजल संग्रह दर्द का कारवां, एक नवगीत संग्रह चिल्लर सरीखे दिन प्रकाशित हो चुके हैं। मालिनी गौतम की कविताओं का गुजराती, अंग्रेजी, मराठी, मलयालम, उर्दू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको दो बार गुजरात साहित्य अकादमी का पुरस्कार वर्ष 2016 और 2017 के लिए, परंपरा ऋतुराज सम्मान, वागीश्वरी पुरस्कार, जन्म कवि मुकुट बिहारी सरोज स्मृति सम्मान से नवाजा जा चुका है। मालिनी गौतम जी ने अनुवाद के क्षेत्र में भी काम किया है, और आपने अभी गुजराती दलित कविताओं का हिंदी अनुवाद का कार्य पूरा किया है। इन दिनों आप कहानियां भी लिख रही हैं, और आपकी कहानियां पाखी, निकट, समावर्तन जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं। मैं मालिनी गौतम जी का भी साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करूंगा, और मैं आप तीनों ही रचनाकारों से अब अनुरोध करूंगा कि आप अपनी कविताओं से हमें नवाजें। कविता का शीर्षक है चाय के बारे में कुछ वाक्य। चाय पीते हुए मुझे लगता है जैसे पृथ्वी का सारा प्यार मुझे मिल रहा होता है। चाय पीते हुए मुझे लगता है जैसे पृथ्वी का सारा प्यार मुझे मिल रहा होता है। कहते हैं बोधि धर्म की पलकों से उपजी थी चाय की पत्तियां, पर मुझे लगता है भिक्षु नहीं प्रेमी रहा होगा बोधि धर्म, जिसने रात रात भर जागते हुए
रचा होगा आत्मा के एकांत में अपने प्रेम का आदर्श। मुझे लगता है दुनिया में कहीं भी जब दो आदमी मेज के आमने सामने बैठे चाय पी रहे होते हैं तो वहाँ स्वयं आ जाते हैं तथागत और आसपास की हवा को मैत्री में बदल देते हैं। मुझे लगता है दुनिया में कहीं भी जब दो आदमी मेज के आमने सामने बैठे चाय पी रहे होते हैं तो वहाँ स्वयं आ जाते हैं तथागत और आसपास की हवा को मैत्री में बदल देते हैं। आप विश्वास करें या नहीं, पर चाय की प्याली में दुनिया को बदलने की ताकत है। आप विश्वास करें या नहीं, पर चाय की प्याली में दुनिया को बदलने की ताकत है। कविता का शीर्षक है बंदूक की नोक पर बैठी चिड़िया। कुछ देर के लिए बंदूक की नोक पर बैठी चिड़िया और उम्मीदें सिपाही की आंखों में डाल गई एक तिनका ओस भीगा। कुछ देर के लिए बंदूक की नोक पर बैठी चिड़िया और उम्मीदें सिपाही की आंखों में डाल गई एक तिनका ओस भीगा। चिड़िया ने क्या देखा बंदूक से, चिड़िया ने क्या देखा बंदूक से कोई नहीं जानता, पर सिपाही को अब बंदूक से केवल चिड़िया ही दिखाई देती है जिसे वो अपने भीतर चहचहाते हुए अनुभव करने लगता है। सोचता है सिपाही कहीं उसकी मृत बेटी चिड़िया बनकर तो नहीं आई थी। अब हर बार जब सिपाही ट्रिगर पर उंगली दबाता है उसे अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है और वो काम चलता है। कविता का शीर्षक है काठ की तलवारें। हम काठ की तलवारें हैं, हमें डर लगता है माचिस की छोटी सी तीली से भी। हम काठ की तलवारें हैं, हमें डर लगता है माचिस की छोटी सी तीली से भी। हम मंच पे कलाकार का साथ तो दे सकती हैं, पर सड़क पर किसी निहत्थे की रक्षा नहीं कर सकती। हम काठ की तलवारें हैं, हमारा अस्तित्व छद्म है, हमारी नियति में कोई युद्ध नहीं, कोई जोखिम नहीं, किसी का प्यार नहीं। हम रहेंगे हमेशा मौलिकता से वंचित। हम काठ की तलवारें हैं, हमें आग से ही नहीं छोटे से चाकू से भी डर लगता है। हम काठ की तलवारें हैं, हमें आग से ही नहीं छोटे से चाकू से भी डर लगता है। कविता का शीर्षक है कपास के फूल। सुई से पूछता है फटा वस्त्र, कहाँ है तुम्हारा धागा, और सुई की आंख से गिरता है आंसू। धागे की खोज में निकलती है सुई, पूछती है बुनकर से, क्या तुम्हें भी इंतजार है धागे का। एक दीर्घ निश्वास लेता है बुनकर, फिर दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं धागे की तलाश में। रास्ते में उन्हें मिला एक हताश प्रेमी, जिसके पास टूटा हुआ धागा था। अपने अभाव की एकता में तय किया उन तीनों ने, वे जाएंगे कपास के फूल के पास और उससे अपनी व्यथा कहेंगे। उस समय बहुत उदास था कपास का फूल, और उसकी उदासी का कारण सिर्फ ये था कि अभी अभी कोई भूखा नंगा बच्चा रोते हुए उसके सामने से गुजर गया था। सुई, बुनकर, प्रेमी
एक ही संवेदना के पुल पर खड़े सोचते रहें, किस तरह दूर करें कपास के फूल की उदासी। फिर क्या था, सुई ने सुनाए पुराने दिलचस्प किस्से, बुनकर ने गाए लोक जीवन के सुंदर गीत, प्रेमी ने पढ़े अपने कुछ प्रेमी पत्र। धीरे धीरे हटने लगा कपास के फूल से उदासी का आवरण, और फिर से वो पहले जैसा दिखने लगा। पर एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ, फूल कपास का हो या कोई और, उसकी उदासी कुदरत का दोष नहीं, आदमी की शर्म का विषय है। कविता का शीर्षक है एक अच्छा दिन। बहुत अच्छा दिन बीता आज, न पढ़ा अखबार न देखा टेलीविज़न ही। बहुत अच्छा दिन बीता आज, न पढ़ा अखबार न देखा टेलीविज़न ही। सुबह सुबह ओस की बूंदों में मैंने देख लिया अपना प्रतिबिंब। फिर अच्छा लगा यह सोचना कि ओस ही है हमारे जीवन की आत्मकथा। बहुत अच्छा दिन बीता आज, न मंत्र न ईश्वर न मित्र ही याद आए। बहुत अच्छा दिन बीता आज, न मंत्र न ईश्वर न मित्र ही याद आए। आज अकेला ही हरी हरी घास पर नंगे पांव चलते हुए मैंने पृथ्वी का प्यार नाप लिया और पेड़ों से लिया मौन। आज अकेला ही हरी हरी घास पर नंगे पांव चलते हुए मैंने पृथ्वी का प्यार नाप लिया और पेड़ों से लिया मौन। बहुत अच्छा दिन बीता आज, न किसी ने नाम पूछा, न जात न गांव। आज ऐसा लगा दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी वही हो सकता है। आज ऐसा लगा दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी वही हो सकता है जो सारी पृथ्वी से कर पाए प्यार। और ये बात मुझे किसी किताब ने नहीं, हरी घास की एक पत्ती ने समझाई। और ये बात मुझे किसी किताब ने नहीं, हरी घास की एक पत्ती ने समझाई। कविता का शीर्षक है ललदत। कहाँ रहती है ललदत आजकल, कश्मीर में या जम्मू दिल्ली अन्यत्र कहीं। मेरी मातृभाषा के बिखरे अक्षरों के बीच उसका प्रतिबिंब कहीं किसी टूटे शब्द या अधूरे वाक्य में झलकता है तो मन उदास हो जाता है। घर नहीं था ललदत का, केवल एक नौका थी जिसे कच्चे धागे से खींचकर वो पहुंचना चाहती थी उस पार जहां घर भी था और आत्मा का अमृत भी। जर्जर है उसकी नौका, जल की जगह विस्तृत कीचड़ है। कहते हैं वह अपनी लय भी भूल गई है और भटकती फिरती है यहाँ वहाँ, सबसे पूछती हुई क्या उन्हें स्मरण है उसके वाक, उन वाकों की लय और उनकी विभिन्न अर्थ छवियाँ। जो भी उसे देखता और सुनता है यही कहता है बावरी है। इधर कुछ विचित्र बातें सुनने को मिल रही हैं। कोई कहता है ललदत कश्मीर में ही है और शहर के एक विशाल कब्रिस्तान में छिपी बैठी रोती रहती है और उसके आंसुओं को वितस्ता रात के अंधेरे में चुपचाप पी जाती है। कोई कहता है वो किसी खंडहर मंदिर में घंटों गुमसुम बैठी रहती है और फिर अकस्मात मैना बनकर उड़ जाती है। कोई कहता है टूटे और जले हुए मकानों की बस्तियों में वह कभी किसी सांकल
किसी खम्बे, किसी कील को जाफर फूलों की माला पहनाती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। सुना यह भी गया है, बेघर हुए लोगों के शिविरों में जाकर उसे अपना होना अर्थहीन लगने लगता है। जहाँ न कोई उसे देखता है, न पहचानता है, न कभी किसी ज़रूरी नाम की तरह याद ही किया जाता है, फिर भी वो उन्हीं के बीच रहती है। अनाम, अनिकेत, पीड़ा की अनेक सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती अपनी हाँफती हुई सांसों से लिखती है। अंधों के लिए नया इतिहास, बहरों के लिए नया वाक और गूंगों के लिए बुनती है नई लय। सुना यह भी गया है, वो कहीं भी घूमती फिरती पहुंच जाती है। शहर, गांव, जंगल, कहते हैं उसे गीदड़ों से बेहद घृणा है। वो नहीं चाहती इन गीदड़ों से मरे हुए शेरों की व्यथा कथा कहना, और गीदड़ों की हू हू के बीच अपनी प्रार्थना का मौन बचाती हुई घास फूस की मड़ैया में रह रही है आजकल, टूटे हुए धागों को जोड़ने में व्यस्त। कविता का शीर्षक है किताब और संतरा। मैंने बहुत सोचा और आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि एक संतरा भी आदमी की सोच बदल सकता है। मैंने बहुत सोचा और आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि एक संतरा भी आदमी की सोच बदल सकता है। यह मेरा विश्वास भी हो सकता है, और इसीलिए मैं अपने पढ़ने की मेज़ पर संतरा रखना नहीं भूलता। संतरा मुझे पेड़ से जोड़ता है, संतरा मुझे पेड़ से जोड़ता है, पेड़ पृथ्वी से, पृथ्वी अक्षर से, और अक्षर से मैं शुरू करता हूँ अपनी यात्रा। संतरा मुझे पेड़ से जोड़ता है, पेड़ पृथ्वी से, पृथ्वी अक्षर से, और अक्षर से मैं शुरू करता हूँ अपनी यात्रा। इस यात्रा को लिपिबद्ध करो तो किताब, अनलिखा रहने दो तो संतरा। इस यात्रा को लिपिबद्ध करो तो किताब, अनलिखा रहने दो तो संतरा। कविता का शीर्षक है हे चिनार। हे चिनार, मेरे ध्यान में आ कि मैंने बंद कर दी है ईश्वर की किताब। हे चिनार, मेरे ध्यान में आ कि मैंने बंद कर दी है ईश्वर की किताब। मैं कब तक दोहराता रहता वही वही शब्द, जुनून ने मुझे बना दिया किसी धर्म का अनुयायी मात्र। मुझे ये क्या हुआ है, शोर को प्रार्थना, भिक्षा वृत्ति को भक्ति मानने लगा हूँ। पोथी पढ़ पढ़ कर शब्दों ने मुझ में अहंकार भर दिया है। हे चिनार, मेरे ध्यान में आ कि मैं तुम जैसा होना चाहता हूँ। विचार से नहीं, स्वभाव से धार्मिक बनना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारी छाया। कविता का शीर्षक है बच्चे माँ बाप के कंगाल दिलों से बहुत डरते हैं। बच्चे कहते हैं अब ये साइकिल पुरानी हो गई है, समय की तेज गति का सामना करने में बिल्कुल असमर्थ। मुझे लगता है वे साइकिल के साथ साथ मेरे बारे में भी कह रहे होते हैं। बच्चे की अनुपस्थिति में साइकिल के पास जाकर मैं उसका सारा लोहा प्यार से छू लेता हूँ और उदास मन उससे ये कहता हूँ अब तुम्हें मेरे घर से विदा लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कोई उस समय मुझसे भी कह रहा होता है। बच्चे ये सोचकर साइकिल को बाहर खुले में ले आए हैं
कि प्रखर धूप और तेज बारिशों में बिना छत बाहर रहेगी तो लोहे का सारा घमंड निकल जाएगा। मुझे लगता है बच्चे मेरा भी घमंड तोड़ना चाहते हैं। खिड़की के निकट दीवार के सहारे छोड़ गए हैं बच्चे मेरी साइकिल। कभी कभी अपने नन्हे पहियों से थोड़ा ऊपर आकर साइकिल मेरे कमरे में झांकने लगती है और मैं भी घर से उसकी तरफ देखता रहता हूँ। उस समय मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, यह साइकिल मेरे संघर्ष की गवाह है, पर डरता हूँ कहीं वह इसी कारण बेच न दे इसे किसी कबाड़ी को। दरअसल बच्चे माँ बाप के कंगाल दिलों से बहुत डरते हैं। शुरुआत एक बहुत छोटी कविता से। शीर्षक है सलीका। बेहद करीबी दोस्त अक्सर कहते हैं मुझसे, कोई भी चीज सही सही चुनने का सलीका नहीं है मुझमें। यकीन कीजिए, अगर मुझमें यह सलीका होता, मेरे पास आज एक भी दोस्त नहीं होता। बरस इसके मेरे इन दोस्तों में ही खुद यह सलीका होता, तब भी मेरे पास आज एक भी दोस्त नहीं होता। दूसरी कविता का शीर्षक है गली में नदी। गली में हो रहा है खाली, रेत का ट्रक अभी अभी। गली में हो रहा है खाली, रेत का ट्रक अभी अभी। रेत में डुबकी एक नदी, गली में उतरेगी अभी अभी। नदी किनारे एक सभ्यता लेती है कैसे आकार। इस संसार के मुमकिन कितने प्रकार, कल्पनाओं में करते करते गुणा भाग। बच्चे आ रहे हैं रेत के आसपास। तोड़कर कुछ झाड़ झंगाड़, रेत पर बनेगा घना जंगल। रेत से निकलेगी रेत की नदी, रेत के ही होंगे नदी के तट। समंदर लेगा हिलोरें, रची जाएंगी गुफा कंदराएं। हिमालय फतह करने की दिलेरी, दिखाएगा तानसेन फिर कोई हिलेरी। सपनों के घर के आसपास रंग बिरंगे पत्थर, शंख सीपियों का लगेगा बाजार। मंदिर मस्जिद स्कूल अस्पताल, रेत की सड़कों पर दौड़ेंगी सरपट। पत्थरों की कार बिना प्रदूषण। बच्चों की दृष्टि से एक सभी सृष्टि फिर होगी सुसंपन्न। बस रेत में डुबकी नदी को जरा गली में उतरने तो दो पूरी तरह। किताबें कभी दबकर नहीं मरती। तनकर खड़ी अकड़वाज इन दीवारों को गलत फहमी यह होती है जन्मजात कि उनके मुकाबिल कोई औकात नहीं होती किताबों की। तनकर खड़ी अकड़वाज इन दीवारों को गलत फहमी यह होती है जन्मजात कि उनके मुकाबिल कोई औकात नहीं होती किताबों की। जमीन में गहरी पेट के बावजूद हिलडुल कर डराती है बार बार। बहुत उलझुल दलीलें होती हैं दीवारों के पास कि जिंदगी की बुनियाद मजबूत करने वाली किताबें कभी खड़ी नहीं हो पाती अपने बूते। टेबल पर तितर बितर मुर्दा पड़ी रहती है अलमारियों में सालों साल। पसंद न आने पर अक्सर फेंक दी जाती है भागती हुई ट्रेन से।
जख्मी किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाकर गिरती हैं, पटरियों के आसपास रद्दी के मोल बिकती हैं, ठेलों पर, फुटपाथ पर धूल फांकती है। सेकंड हैंड किताबें, ज्यादा दमखम नहीं होता किताबों में, तीसरा करने में ज्यादा ताकत जरूरी नहीं। उधर एक ईंट तो हिलाकर देखिए हम दीवारों की, पसीने छूट जाते हैं सियासतों के, किसी किताब की तरह दीवारें कभी होती नहीं पाबंद। दीवारों की इस कुढ़ापत भरी दलीलों को जब तवज्जो नहीं मिलती कहीं, तब हाथों में हाथ लिए अक्सर दीवारें ढह जाती हैं किताबों पर, लेकिन किताबें कभी नहीं मरती दबकर होता यूं है बल्कि कि किताबों को सजदा कर रहे लहूलुहान कुछ लोग ढही हुई दीवारों के मलबे से किताबों को निकाल लेते हैं वाफेरियत। फिर अकड़कर खड़ी हुई किसी दीवार पर सुनहरे लफ्जों में लिख देते हैं किताबों की कुछ जरूरी नसीहत। जरूरत। तंग आ गया हूं चांद की इस बेजा हरकत से, आकर टेढ़ा मुंह बनाना, फिर मुंह फुलाकर जाकर कहीं छुप जाना 2-2 हफ्ते। आकर टेढ़ा मुंह बनाना, फिर मुंह फुलाकर जाकर कहीं छुप जाना 2-2 हफ्ते। हर दफा बस एक ही गिला शिकवा कि उसे घेरे काली घटाएं महकती नहीं जरा। हर दफा बस एक ही गिला शिकवा कि उसे घेरे काली घटाएं महकती नहीं जरा। सोचता हूं सर्द किसी रविवार की अलसांदी कोई सुबह, तुम बैठी हो नहाकर घर की छत पर, सिर झुकाए फैलाकर आंचल में सुखा रही हो बाल अपने। एक गुलेल बनाऊं कुछ इस तरह, सनसनाती इस हवा का सिरा बांधूं किसी पहाड़ से, दूसरे पहाड़ से सिरा दूसरा, खींचू रबर की तरह सनसनाती हवा को, और कंकर की जगह रख दूं खुशबू से महरूम उदास चांद को। और कंकर की जगह रख दूं खुशबू से मरहूम उदास चांद को। फिर निशाना लगाऊं इस तरह कि चांद गिरे जाकर तुम्हारे आंचल में। तुम समझ तो जाओगी ना यह जरूरत किसकी है, मेरी या चांद की। कविता का शीर्षक है लापता हो रहे हैं पते वाले पेड़। अब तो खैर घरों में होता नहीं पेड़ों का कोई अता पता, लेकिन कभी पेड़ भी होते थे हमारे घर का पता। अब तो खैर घरों में होता नहीं पेड़ों का कोई अता पता, लेकिन कभी पेड़ भी होते थे हमारे घर का पता। पूछने वाले को बताया जाता था, वो देख रहे हो ना जामन का दरख्त, वो देख रहे हो ना जामन का दरख्त, उसी के साए तले रहते हैं मियां वजाहत। फकत इसलिए होती थी गलतफहमियां, डालचन के घर लगा अमरूद का पेड़, छोड़कर अपनी जड़ें अपना वजूद जाकर छा जाता था पड़ोसी राम रतन के घर। और आने वाला शख्स ठीक ठाक शनाख्त किए बगैर धड़धड़ाता घुसाता था डालचन के बजाय राम रतन के घर। होते होते दाखिल हाजिर चमेली और हर सिंगार की बारिश से तरबतर खुशबू और पुलक रंगों से भीग जाता था उसका मन। अब तो खैर आदत के दायरों में हैं हम और पता हमारे घर के। अब तो खैर
अदद के दायरों में हैं हम और पते हमारे घर के, पेड़ भी कहाँ बख्शे गए हैं घने जंगलों के। उनके तन पर लिख दी जाती है जात की अदद, यानी नाम नहीं, शहर में बताना जरूरी होता है घर का नंबर। जंगल महकमे के रिकॉर्ड में पेड़ गिनतियों में है दर्ज, कि आसान हो पेड़ की मृत देह की पहचान, जैसे जरूरी होता है मृत्यु की दुखद सूचना के साथ कि नहीं रहे अमुक अमुक नंबर वाले फला फला साहब। अब तो खैर ऐसा होता नहीं। कहीं बीचों बीच लगे नीम, जामुन या पीपल के पास हम जाते, रास्ता बनाकर वह अदब उसी के इर्द गिर्द धीरे धीरे फूटते थे चौरस्ते। किसी रास्ते पर होता था हमारा घर, और घर में जैसे कोई बुजुर्ग, ऐसा होता था कोई घना शजर। कभी यूं भी होता था हमारे घर का पता। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में पितृ पक्ष के दौरान एक संजा पर्व मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं इच्छित वर पाने की मनोकामना के लिए यह पर्व करती है। आलोचना मांगरोले ने कुछ संजा गीतों पर आधारित लोकगीतों का संग्रह किया है। उन्हीं के सुनते हुए एक कविता, शीर्षक है सुदूर यादों में संजा। सुदूर यादों में संजा। प्राण भरते संजा संस्कृति में भावप्रवण तुम्हारे लोकगीत, सुनते सुनते कदम मेरे लौटने लगते हैं यादों में सुदूर, कि स्पंदित होने लगता है भीतर फिर स्मृति थे सरसूर। कि स्पंदित होने लगता है भीतर फिर स्मृति शेष हरसूर। देशज साज और संगीत से सजे लरसते तुम्हारे मोहक सुर, होले होले खोल रहे हो जैसे मन का गुलकंद भरा हो मर्तबान। होले होले खोल रहे हो जैसे मन का गुलकंद भरा वो मर्तबान। गुलाबी मिठास में गूंजती जिसकी मंजू ज्योति बेबी जीजी की आवाज, आंखों में उभरती है फिर कमल काका की वो दालान, जिसकी दीवारों पर बारी बारी आकार लेते प्रतीकों में शिव पार्वती। चांद, सातिया, हत्ती और दीगर किरदार की इनकी हर जरूरत पर मैं बाबला, दौड़ूं यहां वहां आओ देखूं न ताओ, हरसूद की पथरीली गलियों में नंगे पांव। उफ, पीठ पर फिर हरे हो गए मन्ना माई की सोटियों के निशान। संजा की खातिर तोड़ने फूल गिलकी के फांदी जब जब उनकी दीवार। और संजा के लिए गाय का गोबर खोड़ में बिनने की रहता में इतना आगे, गोधुली तक आते आते सूरज हाँपता मेरे पीछे भागे भागे। भूल जाता मैं तन मन का हर अवसाद, कि मिलता जब केले ककड़ी शक्कर बताशे का पस भर प्रसाद। तन हरकता मन हरकता हरकता स्मृतियों का पावन हर छोर, स्मृति शेष हरसूर। कितनी सुरीली लगती है कंठ बसी तुम्हारे संजा की प्रीत, प्राण भरते संस्कारों में तुम्हारे भावप्रवण लोकगीत। रिश्वत के आसपास। वो आला अफसर जो धरा गया रिश्वत लेते करोड़ों की सीबीआई के हाथों एक महानगर में, उसके नाम आन बान और शान की मुगर और लोभान जलाई जा रही है अब भी मेरे शहर में। वो आला अफसर जो धरा गया रिश्वत लेते करोड़ों की सीबीआई के हाथों एक महानगर में,
उसके नाम, आन, बान और शान की गूगल और लोभान जलाई जाती रही है मेरे शहर में। जिस जिस महकमे में रहा वो फरिश्ता बन हर एक के सुख दुख में, जिस जिस महकमे में रहा वो फरिश्ता बन हर एक के सुख दुख में 2 कदम आगे सबों से खड़ा रहा, खासकर छोटे कर्मचारियों के बीच सदा नहीं किया और होने भी नहीं दिया कभी किसी मातहत का शोषण। यहां तक कि कई दफे बगावत की अपने आकाओं तक से उसने उन्हीं की तरफदारी में। शराब और कबाब की छोड़िए, दाल तक नहीं गलने दी उसने कर्मचारी नेताओं की तबादले और पदोन्नति जैसे मामलों में। ईमानदारी से लगभग उसकी फितरत और कार्यशैली से खार खाते रहे उसके समकक्ष उसके आला अफसर। सचमुच राम राज्य की तरह पारदर्शी एक अनुकरणीय उदाहरण रहा उस आला जहीन अफसर का दौर। जिस दिन रिश्वत लेते नुमाया टीवी पर उसका चेहरा, कईयों के चेहरे उतर गए दफ्तरों के गलियारों में। ऐसे तो नहीं थे साहब, कैसे हो गया यह सब? गाली गलौज और बात बात में तड़तड़ के लिए कुख्यात दारू में टुन रहने वाला चपरासी मनसाराम सफा सुट रहा सारा दिन, जिसके झोपड़े में टंगी है अब भी बड़े जतन से साहब की वो तस्वीर, जब जाजम पर बैठकर सबके साथ जीवी थी पंगत साहब ने उसकी बेटी की शादी हुई। हालांकि ठीक रख रखाव के अभाव में वो तस्वीर अब नहीं रही उतनी साफ, हो गई है जगह जगह से खराब, दागदार, जैसे वक्त के साथ साहब नहीं रहे अब बेदाग। अब क्या होगा साहब का? कहते कहते जैसे आत्मा से टूट रहा था सफाई कर्मी रामलाल, जिससे जाते जाते पक्का कर गए थे साहब। और वो कनिष्ठ लिपिक निशा देवी, जिसका नीम शराबी और अत्याचारी पति बिल्कुल सुधर गया था साहब की पहली ही धूस डपट में, मायूस रही वह भी पूरा दिन। और भी कई चेहरे बुझे बुझे रहे जिन पर छाई रहती थी सदा साहब के उपकारों की अरुणाई। प्रेम और मानव निष्ठा, नौकर और अफसरशाही के बीच इतनी बड़ी खाई कैसे खिंच गई? प्लीज बताइए ना बड़े साहब। और अंत में 2 प्रेम कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है प्रेम के गुलाब। तुम्हारे मेरे गमले में खिले हैं ये जो 2 गुलाब, यह प्रेम है हमारा। तुम्हारे मेरे गमले में खिले हैं ये जो 2 गुलाब, ये प्रेम है हमारा। इसे तोड़कर तुम्हारा अपने जूड़े में लगाना मेरे लिए, और अपने कोट पर मेरा उसे टांक लेना तुम्हारे खातिर। कई आंखों में चुभता है इस तरह खुल्लम खुल्ला हमारा प्रेम करना। कई आंखों में चुभता है इस तरह खुल्लम खुल्ला हमारा प्रेम करना। आओ इससे पहले कि बुरी नजर लगे, जब्त कर ले इन्हें कागज की हंसी दुनिया में। मैं रख भेजूं तुम्हें प्रेम पत्र में और तुम मुझे किसी किताब में। मैं रख भेजूं तुम्हें प्रेम पत्र में और तुम मुझे किसी किताब में। क्या पता कल गमले में खिले न खिले फिर ऐसे गुलाब, पर लफ्जों की मानी अहद में महफूज रहेंगे तुम्हारे मेरे। कविता का शीर्षक है पिता के लिए। पिता और बेटे के लिए सूक्ति रूप में प्रचलित हैं कई वाक्य। मसलन एक उम्र के बाद बाप और बेटे हो जाते हैं दोस्त। मसलन जब पिता के जूतों में समाने लगे बेटे का पैर,
तो दोनों को दोस्त हो जाना चाहिए। संभव है कि लंबे समय तक तमाम बेटियां भी तलाशती हों ऐसे ही प्रचलित वाक्य अपने लिए, लेकिन इस तलाश के दरमियान ही वे जान पाती हैं कि पिता की आंखों में आ जाती है चमक जब अनायास ही बेटी किसी खास अवसर पर माँ की प्रिय साड़ी पहनकर उनके सामने आ खड़ी होती है, कि बेटी के हाथ से बने आटे के हलवे को मुंह में रखते ही तमाम पिता संतृप्त भाव से बोल उठते हैं, तुम्हारी माँ भी ऐसा ही बनाती थी। बेटियों के लिए दूर रहकर भी पिता का चिंतित होना, लंबे अंतराल पर ही सही उनका सुख चैन जानने के लिए उनके घर जाना बेटियों के लिए और कुछ नहीं बल्कि वक्त के थपेड़े खाकर बरसों से छीजती जाती जिंदगी के निविड़ आसमान में चमकता चांद है। चांद के इस उपमान को सुनकर संभव है हंस पड़ेगा किसी भी पिता का मन, पर पिता तुम्हारे स्नेह की चांदनी से ही झिलमिल होते हैं बेटियों के मन। तुम्हारे नेह का धागा लिए बेटियां सिल देती हैं जिंदगी के न जाने कितने ही सुराख। पिता बेटियों को नहीं है दरकार ऐसे किसी जूते की कि जिसमें समा सकें उनके पैर। वे हमेशा अपने कदमों का माप तुम्हारे जूतों से छोटा रखना चाहती हैं कि एक वक्त के बाद बेटियां घर भर की माँ होती हैं। कविता का शीर्षक है मत छलना उसे। मत छलना उसे जिसने किसी अबोध बालक की दंतुरित मुस्कान सा अपना निरामय विश्वास तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। मत छलना उसे जिसने तुम्हारी चुगली खाती तमाम आवाज़ों की ओर से फेर लिए अपने कान और तुम्हारी एक पुकार पर बिखेर दी अपनी अनारदाना हंसी। मत छलना उसे जिसने सदियों से अपनी आत्मा पर बंधी पट्टियों को खोलकर उसमें झांकने का हक तुम्हें दिया। मत छलना उसे जिसने तुम्हारी ओर इशारा करती तमाम उंगलियों को अनदेखा कर अपनी उंगली थमा दी तुम्हें। मत छलना उसे जिसने झूठ से बजबजाती इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही सच समझा। अपनी फितरत से मजबूर तुम जब फिर भी छलोगे उसे तो यकीनन नहीं बदल जाएगी ग्रह नक्षत्रों की चाल। धरती पर नहीं आएगा भूकंप, पहाड़ नहीं होंगे स्खलित, नदियों में बाढ़ नहीं आएगी, तटबंध नहीं होंगे आप्लावित, दिन और रात का फर्क भी नहीं मिटेगा, मगर ताकीद रहे कि किसी की भाषा से विलुप्त हो जाएंगे विश्वास और उसके तमाम पर्यायवाची शब्द, और शब्दों के पलायन से उपजा यह रिक्त स्थान ही एक दिन लील जाएगा तुम्हें। कविता का शीर्षक है किसानों की औरतें। छोटे कस्बों में आजकल किसानों की औरतें चूल्हे चौके और खेतीबाड़ी के साथ साथ एक दो घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़ा भी करती हैं कि वक्त बेवक्त मुंह बाएं खड़ी जरूरतों के लिए हाथ में बचे रहें कुछ पैसे। बच्चों की ट्यूशन फीस, वार त्योहार कपड़े, रीति रिवाजों में लेन देन, नून तेल मिर्च मसाले, दवा दारू, बड़े बूढ़ों की ऐनक, कभी कभी पानी पूरी खाने के लिए लपलपाता मन, और ऐसी न जाने कितनी ही छोटी छोटी चाहतें और जरूरतें सधती रहती हैं इन पैसों से। गर्व से खेत में काम करने वाली ये औरतें
पहले पहल भला क्या जाने कामवाली बाइयों के सिर पर तलवार की तरह लटकती वक्त की पाबंदी को, और इसीलिए वे अक्सर खाती रहती हैं डांट और झिड़कियां अपनी मेम साहब और बीबी जी से। वक्त लगता है इन्हें यह सीखने और समझने में कि बीबी जी के कपड़े बिल्कुल टाइम पर धुलने चाहिए ताकि धूप और बारिश की मार ना पड़े उन पर। भले ही खेतों में खड़ी फसल के साथ मुंह उठाती घास की निराई गुड़ाई समय पर हो न हो, बीबी जी की थालियां कटोरियां चमचमानी चाहिए, चाहे दोपहर तक खेत में भूखे पेट काम करते पति और बच्चों को वक्त पर रोटी मिले न मिले। फर्श इस कदर चमकना चाहिए कि धूल को मुंह छुपाने की जगह न मिले। भले ही खेतों में मिट्टी सने पैर बिवाइयों में अपना मुंह छुपाते फिरें। धीरे धीरे समझती हैं वे बीबी जी का मिजाज और काम वालियों का शऊर, और फिर सीख जाती हैं बीबी जी की खुशामद करते हुए 2-4 काम एक्स्ट्रा निपटाना। कभी लहसुन छील देंगी तो कभी अपने असमय सफेद होते बालों को लानत भेजते हुए मेम साहब के बालों में खुशबूदार तेल डालकर एलोवेरा घिस देंगी। अपने घूरे जैसे घर और सीली सीली गुदड़ियों के ख्याल को किसी कोने में फेंकते हुए कभी बिन कहे टांड की सफाई कर देंगी तो कभी सनील की जयपुरी रजाइयों को धूप दिखा देंगी। कभी कभी बोरी भर देसी खाद सर पर उठा कर ले आएंगी और बगीचे में गमलों की निराई गुड़ाई कटाई छटाई इस लगन से करेंगी गोया धान गेहूं और मक्की की फसल इन गमलों में ही उगानी हो। बिना मुंह बिगाड़े हंसते हंसते सब कामकाज निपटाते भूख से कुलबुलाती आंखों में पति और बच्चों को निहारते वे भरसक कोशिश करती हैं बीबी जी को खुश रखने की। जानती हैं वे कि अचानक आन पड़ी जरूरतों के लिए वे उन्हीं से मांगेंगी 2-5 हजार रुपये। बीबी जी एहसान भरा अपनापन दिखाते हुए उन्हें पैसे देंगी और वे फिर हो जाएंगी बंधुआ कुछ और समय के लिए। कविता का शीर्षक है जादूगर तेरे नैना। जादूगर का खेल शुरू होने में अभी वक्त है। खेल शुरू होने के ठीक पहले लोकप्रिय धुनों पर थिरकेंगी चंद कपड़ों को खींच खांच कर अपने बदन को ढकने का असफल प्रयास करती असहज सी कुछ लड़कियां, ताकि जुटाया जा सके मजमा। शामियाने में दूर दूर खड़े लोग लपक कर आने लगेंगे अंदर। मध्य से उठकर जाना आसान नहीं होता। परिधि पर खड़े लोग अक्सर जादू की चालाकी समझते ही घेरे से बाहर निकल जाते हैं। जादूगर के चेले चपाटे पर्दे के पीछे से ताक झांक कर करेंगे भीड़ का मुआयना और फिर इशारा पाते ही मंच पर एंट्री लेगा जादूगर। अपनी रुआबदार पगड़ी, शानदार अचकन, चमचमाती जूतियां और अद्भुत वाक छटा से वह पहली ही नजर में कर लेगा सबको सम्मोहित। वह पहले दिखाएगा कुछ छोटे मोटे तमाशे, मसलन खाली टोपी में से कबूतर उड़ाना, रुमाल को तिरंगे में बदल देना, पिंजरे में रखे गुलाब जामुन के कटोरे का गायब होकर किसी दर्शक के हाथों में आ जाना, आकाश से पैसे बरसाना आदि। और जब लोग बाग अपनी बुद्धि को ताक पर रखकर बंद कर देंगे ढूंढना हर जादू के पीछे छिपी हाथ की सफाई को, मान लेंगे उसे बड़ा जादूगर, सौंप देंगे अपना विश्वास उसके हाथों में, वह दिखाएगा अपना असली और सबसे बड़ा जादू। साबुत आदमी को 3 टुकड़ों में काटकर जोड़ने वाला जादू।
पर इस बार तलवारें सच में काटती हैं आदमी का शरीर। सच में सिर होता है धड़ से अलग, सच में होता है विश्वास खंडित। यह अलग बात है कि सम्मोहित भीड़ अपने कटकर जुड़े हुए हिस्सों को साबुत समझकर दर्द से कराहती नहीं, बल्कि बेवकूफ सी ताली बजाती है और खेल खत्म होते ही फेंक दी जाती है मध्य से हाशिए में। नई भीड़ फिर से तैयार है टिकट खिड़की पर। अंदर फिर शुरू हो चुका है नृत्य। बाहर सुनाई दे रही है महीन आवाज, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। कविता का शीर्षक है ठंडे और गर्म के बीच। कामवाली के हाथों धुला हुआ आखिरी बर्तन अनायास ही जरा जोर से पटका गया। पटकने से हुई इस तेज आवाज में निहित था शायद बीती रात बेवजह ही अपने शराबी पति से खाई हुई मार का दर्द। एक घर का काम निपटाकर जल्दी जल्दी दूसरे घर का काम निपटाने की हड़बड़ी, छाती पर पहाड़ हुई जाती लड़कियों के शादी ब्याह की चिंता, बाप के नक्शे कदम पर आवारा हुए जाते लड़के के प्रति रोष, या और भी बहुत बहुत कुछ। गृहिणी अब अक्सर ऐसी आवाज़ों पर नाराज नहीं होती, बल्कि मुस्कुराते हुए कामवाली के सिर या कंधे पर अपने हाथ का स्नेहिल दबाव बनाते हुए उसके हाथ में थमाती है गर्म चाय का प्याला। गर्म चाय और ठंडी जीभ के बीच संतुलन साधने के समयांतराल में ही आँख, मुंह और मन को भी मिल जाता है वक्त खुद को साधने का। जीवन ऐसे ही सधता है ठंडे और गर्म के बीच। कविता का शीर्षक है इतना सा मनुष्य होना। शहर की बड़ी सब्जी मंडी में एक किनारे टाट का बोरा बिछाकर अपने खेत की 2-4 ताजी सब्जियां लिए बैठी रमैया अक्सर छुट्टे पैसों के हिसाब में करती है गड़बड़। नाना, ये समझ लेने की भूल मत करना कि रमैया को नहीं आता इतना भर गणित। हाँ, बेशक 2-5 रुपये बचाकर महल बांधने का गणित नहीं सीखा उसने। घर में काम करती पार्वती मालकिन के कहने पर सहर्ष ही ले आती है 2-4 किलो मक्की अपने खेत से, और महीने के हिसाब में उसका दाम भी नहीं जोड़ती। उसे मूर्ख समझकर एक तिर्यक मुस्कान अपने होठों पर मत लाना। अनाज की कीमत जानती है वह, लेकिन मालकिन के कोठार में उसके अनाज का भी हिस्सा है। यह भाव संतोष से भर देता है उसे। सफाई वाले का लड़का विपुल अच्छे से जानता है कि कोने वाले घर की शर्मा आंटी उसे एक छोटा कप चाय पिलाने के बहाने अपने बगीचे की साफ सफाई भी करवा लेती हैं उससे। ये मत समझ बैठना कि कॉलेज में बीए की पढ़ाई करता विपुल परिचित नहीं है शोषण की शब्दावली से, लेकिन खुश होता है वह कि सुबह सुबह की दौड़ भाग के मध्य आंटी जी का एक काम उसने निपटा दिया। आप चाहें तो बेशक कह सकते हैं इन्हें निपट मूर्ख, गंवार, जाहिल और अनपढ़, लेकिन बोरा भर किताबों की पढ़ाई अगर सिखा न सके मानवता की ABCD, अगर सीख न सकें हम दुख को मापने की पद्धति, अगर गहन न हो संवेदना हमारी, अगर
समझ न सकें हम सामाजिक ताने बाने का मनोविज्ञान, तो कम पढ़ा लिखा होने में क्या बुराई है। कम से कम बचे रहेंगे मानवीय मूल्य, बचा रहेगा प्यार, स्नेह, सौहार्द, बचे रहेंगे रिश्ते, बचा रहेगा विश्वास और बचा रहेगा हमारा इतना सा मनुष्य होना। कविता का शीर्षक है कल्प वृक्ष की रखवाली। शाख से एक और पात झड़ गया। कैसे झड़ गया? नहीं, पीला पात तो नहीं था कि झड़ गया और किसी को कोई फर्क ना पड़े। क्या चौकीदार की नजरों के समक्ष झड़ गया? नहीं, चौकीदार ने तो नजरें ही घुमा ली थी। उसकी नजरें तो टिकी थीं किसी कल्प वृक्ष के चमचमाते फूल, पत्तों और फलों पर। क्या हुआ होगा? शायद कोई अकेला पात होगा, मजबूत पत्तों के झुंड से अलग थलग तेज हवा का झोंका सह न सका होगा। संभव है कीड़ा लग गया हो पात में, इल्लियों ने चट्ट कर डाली हो शाख से जुड़ी उसकी नाजुक डंडी। किसी तीड़ ने कर दिया होगा उसे छलनी, या किसी दुष्ट मूढ़मती वानर का ग्रास बना होगा, या फिर किसी शैतान बच्चे की गुलेल का शिकार। कारणों की यह सूची पर्याप्त नहीं है। कारण अनेक हैं, हो सकते हैं, होना भी चाहिए। यह चेतावनी है बेमौसमी पानखर की कि देखते ही देखते पात असमय ही झड़ जाएंगे शाख से और कचरे की टोपली में डालकर कर दिए जाएंगे बेदखल बाग से। क्या कहा? चौकीदार क्या कर रहा है? अरे, इतनी जल्दी भूल गए? चौकीदार व्यस्त है कल्प वृक्ष की रखवाली में। तुम खुद बचा लो अपना बाग बगीचा। कविता का शीर्षक है होटल के रूम नंबर 303 में। होटल के रूम नंबर 303 में फल काटने के लिए मुझे एक चाकू की दरकार थी। होटल के रूम नंबर 303 में फल काटने के लिए मुझे एक चाकू की दरकार थी। रूम सर्विस पर दी गई 3 सूचनाओं के बाद भी जब 15 मिनट तक कोई चाकू लेकर नहीं आया तो मेरी बेचैनी और कुलबुलाहट बढ़ने लगी। इतने बड़े होटल के इतने बड़े किचन में ढेरों चाकू होंगे, फिर भी आम काटने के लिए मुझे चाकू नहीं मिल रहा। यानी सारे चाकू व्यस्त हैं। तब तो जल्दी पता किया जाना चाहिए कि वे कहाँ व्यस्त हैं। वे ब्रेड पर बटर और जैम लगा रहे हैं या उनसे भाजी, तरकारी, फल, अंडे और पनीर काटे जा रहे हैं, या वे काट रहे हैं किसी का सर, किसी का धड़। वे क्या निकाल रहे हैं अपनी तेज नोक से? फलों के बीज या सब्जियों में अंदर छुपे कीड़े, या फिर वे निकाल रहे हैं अपनी नोक से किसी मजलूम के शरीर की आंतें, किसी की गर्दन पर तने। वे टटोल रहे हैं जेबें या फिसल रहे हैं किसी 8 साला लड़की की देह पर। ये चाकुओं के काम पर लगे रहने का वक्त है। चाकू अति व्यस्त हैं इन दिनों, घर और रसोई की देहरी से बाहर निकलकर अपनी धार साबित करने में। जल्दी पता करो कौन सा चाकू कहाँ व्यस्त है। रूम नंबर 303 में मुझे दरकार है एक चाकू की। मैं एक हाथ में फल और एक हाथ से गर्दन संभाले बैठी हूँ। कविता का शीर्षक है चींटियाँ। चींटियाँ मुंह में दबाए शक्कर का दाना
कतारबद्ध जा रही हैं अपने घरों की ओर। वे सुनती नहीं, देखती नहीं और बोलती तो बिल्कुल भी नहीं। तेज नाक वाली चींटियां सूंघ कर पहचानती हैं अपने रास्तों और रास्तों के खतरों को। अगर कोई शैतान बालक जमीन पर रगड़कर उंगली पोंछ देता है खुशबू, तो वे घड़ी भर ठिठकती हैं, इधर उधर घूमती हैं और फिर चल देती हैं उसी रास्ते पर, महक को सूंघते सूंघते। खुशबू को पोंछ पाना यदि शैतान बालक का भ्रम है, तो खुशबू को पहचान लेना चींटियों की ताकत है। पहचान पाने, पहचान बनाने, पहचान होने और पहचान खोने की आपाधापी से भरे इस समय में, जब देखना, सुनना और बोलना जैसी क्रियाएं अपने अर्थ खोती जा रही हैं, यकीनन सर्दी गर्मी, पतझड़ बारिश, देर सबेर चींटियां पा ही लेंगी अपनी पहचान, अपनी मंजिलें, अपनी इसी ताकत के बल पर। कविता का शीर्षक है शहर का प्रेम। शहर नहीं कर सके प्रेम उन हाथों को जिन्होंने उन्हें सजाया, संवारा। चूमकर उन हाथों को वे नहीं रोक सके उन्हें पलायन से। 2 वक्त की रोटी और सिर पर छत होती तो आखिर कोई क्यों भागता अपने गांव गुआर पागलों की तरह? भूखा प्यासा अधमरा, गिरता पड़ता, कभी बेसुध होता तो कभी ट्रेन की पटरी पर कटता। शहर के पास नहीं थे वे हाथ जो आगे बढ़कर थाम लेते उन्हें, पोंछ देते उनके चेहरे पर छाई उदासी के दाग, उन्हें गुदगुदाकर बिखेर देते एक अमलतासी हंसी उनके चेहरों पर। कोई 2-4 दिन का साथ तो था नहीं, एक लंबा नाता था, भले नौकर और मालिक का ही सही। यूं तो सब कहते हैं कि 4 दिन मनुष्य अगर कुत्ते के साथ रह जाए तो उससे भी प्रेम हो जाता है। तो अब कौन से किस्से सुनाए जाएंगे गांव के सीवान पर कि शहर में अब मनुष्य नहीं बसते, या मजदूर कुत्तों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। आज हमने हिंदी के 3 महत्वपूर्ण कवियों महाराज कृष्ण संतोषी जी, वसंत सकरगाय जी और मालिनी गौतम जी की कविताओं का आनंद लिया। और हमने देखा कि जिन विषयों को आपने अपने कलम से रचा है, वो निश्चित तौर पे इतने महत्वपूर्ण और कुशलतापूर्ण है कि मैं इस विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि ये सारी कविताएं हिंदी साहित्य के खजाने को समृद्ध करने वाली हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आपके इस रचना पाठ के लिए, इस सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबके लिए पुनः अपनी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।